दोस्तों आपने आरएएफ का नाम शायद पहले कभी ना सुना हो, लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम पर यह बड़ी खतरनाक लेफ्टिस्ट मिलिटेंट ग्रुप थी जो एक ऐसी हाईजैकिंग में भी शामिल थी जिसने जर्मनी से लेकर सोमालिया, रोम, दुबई और मिडिल ईस्ट के काफी सारे देशों की सरकारों को कुछ वक्त के लिए परेशानी में डाल दिया था। ये कहानी उस वक्त की सबसे लंबी प्लेन हाईजैकिंग की, जिसमें 120 घंटों तक एक जर्मन एरोप्लेन के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स फंसे रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें सेफली बचा लिया गया। तो बस बने रहेगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरएएफ यानी रेड आर्मी फैक्शन, ये ग्रुप वेस्ट जर्मनी में ऑपरेट करता था और हुआ यूं था कि इनके गैंग लीडर एंड्रेस बाडेर और बाकी कई साथियों को अरेस्ट कर लिया गया था और इन्हीं की रिहाई के लिए इन्हें ऑपरेशन प्लान करना पड़ा। लेकिन हाईजैकिंग में इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए लोग फिलिस्तीन में जाकर पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन नाम के एक दूसरे आतंकवादी संगठन से मिले जो कि डायरेक्टली पीएलओ के अंडर था, और उन्होंने ही आरएएफ के कहने पर अपने 4 फाइटर्स को इस हाईजैकिंग के लिए तैयार किया। इसके बाद 6 अक्टूबर 1977 के दिन स्पेन के मैलोर्का में एक फिलिस्तीन आदमी जुहैर यूसुफ अकाचे की एंट्री होती है जो वहाँ के होटल कोस्टा अजुल में चेक इन करता है। इसके बाद यहाँ पर सुहेला साए और बाबिल हर्ब नाम के 2 लेबनीज टूरिस्ट की एंट्री होती है। ये तीनों लोग फिर वहाँ एक कपल से मिलने जाते हैं जो इन्हें एक बेबी कैरेज देता है। इस बेबी कैरेज में किसी बच्चे की जगह 2 पिस्टल, 6 ग्रेनेड्स और 1 किलो एक्सप्लोसिव्स होते हैं जिन्हें लेकर ये होटल लौट जाते हैं और यहाँ पर ये अपनी चौथी मेंबर नादिया शहदा यूसुफ से मिलते हैं। 13 अक्टूबर के दिन ये लोग होटल से निकलते हैं और तब तक ये अपने सभी हथियारों और एक्सप्लोसिव्स को एक रेडियो और एक छोटे से बैग में छिपा चुके होते हैं। ये वो टाइम था जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 2 साल पहले ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योरिटी को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। इन लोगों ने इस जगह को इसीलिए चुना था क्योंकि यहाँ का एयरपोर्ट बहुत छोटा था, इसीलिए अगर अभी वो सारी सिक्योरिटी गाइडलाइंस ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। सिक्योरिटी को बाईपास करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और ये एक जर्मन एयरलाइन लुफ्तांसा की फ्लाइट 181 में जाकर बैठ गए जो सदर्न जर्मनी के बराविया में जा रही थी। फ्लाइट की उड़ान भरने के 40 मिनट के अंदर ही इन्होंने अपने हथियार बाहर निकाले और प्लेन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कॉकपिट से को पायलट को बाहर निकाल दिया और पायलट से कहा कि प्लेन को साइप्रस की तरफ ले चले। पायलट ने उन्हें बताया कि प्लेन में अभी इतना फ्यूल नहीं है, इसीलिए उन्हें रोम में रुकना पड़ा। रोम में जाकर अकाचे ने अथॉरिटीज से डिमांड की कि फ्लाइट को रिफ्यूल किया जाए और साथ में ये भी बताया कि उन्हें उन आरएएफ के मेंबर्स की रिहाई चाहिए। जब प्लेन रिफ्यूल हो रहा था उस वक्त बड़ी चालाकी से प्लेन के पायलट ने एयरपोर्ट पर 4 सिगार्स गिरा दी ताकि ये मैसेज जा सके कि प्लेन में 4 हाईजैकर्स हैं। फ्यूल मिलने के बाद प्लेन साइप्रस के लिए रवाना हो गया, लेकिन अब तक जर्मनी में ये खबर पहुंच चुकी थी कि हाईजैकिंग आरएएफ से लिंक्ड है और फ्लाइट में 4 हाईजैकर्स हैं। वेस्ट जर्मनी ने अपनी एलीट एंटी टेरर टास्क फोर्स GSG-9 को इस सिचुएशन को हैंडल करने की जिम्मेदारी दी और ये भी साइप्रस के लिए रवाना हो गए। साइप्रस पहुंचकर प्लेन को रिफ्यूल करने की डिमांड फिर से की गई और साथ ही अब हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने आरएएफ के मेंबर्स के अलावा अब 2 फिलिस्तीनियों की रिहाई की भी मांग करनी शुरू कर दी जो तुर्की की एक जेल में बंद थे। GSG-9 के 30 ऑफिसर्स 6:30 पर पहुंच गए, लेकिन वो हाईजैकर्स को अलर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो एक दूसरे एयरपोर्ट पर उतरे। लेकिन इससे पहले कि वो हाईजैकर्स तक पहुंच पाते हाईजैकर्स प्लेन को फिर से हवा में लेकर आगे चल पड़े थे। पहले वो बीरुट पहुंचे, फिर दमस्कस और फिर कुवैत, लेकिन तीनों ही जगह पर उन्हें लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई और आखिर में उन्हें बहरीन में उतरना पड़ा। बहरीन में भी वो 2 घंटे रुके और दोबारा अपनी डिमांड्स को रिपीट करने लगे। इस बार उन्होंने धमकी देते हुए ये भी कहा कि अगर 16 अक्टूबर की सुबह 9 बजे तक रिहाई नहीं हुई तो प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद वो प्लेन को लेकर दुबई चले गए, लेकिन पहले उन्हें यहाँ भी लैंडिंग परमिशन नहीं मिली, इसीलिए वो हवा में ही घूमते रहे। जब फ्यूल खत्म होने वाला था तो क्रैश लैंडिंग के डर से उन्हें परमिशन मिल गई और यहाँ भी उन्होंने खुद को रिफ्यूल किया। अभी तक प्लेन को हाईजैक हुए 17 घंटे हो चुके थे और अब वेस्ट जर्मनी ने दुबई से परमिशन मांगी कि वो उनकी जमीन पर अपना एंटी टेरर ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सके। इस ऑपरेशन की न सिर्फ उन्हें परमिशन मिली बल्कि दुबई ने उन्हें अपनी एलीट फोर्स के जवान भी दिए। जहाँ एक तरफ इस ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी वहीं दूसरी तरफ से हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशंस भी चालू हो गई थी। हाईजैकर्स ने खाने और पानी की डिमांड की तो सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स प्लेन में ये सप्लाईज पहुंचाने लगे। उन्होंने ढंग से प्लेन की जांच की। प्लेन में 91 लोग थे
आखिरकार 16 तारीख भी आ गई और 9 भी बज गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्लेन अभी भी सलामत था। इसके बाद 12:19 पर हाईजैकर्स प्लेन को लेकर ओमान की तरफ चले गए। ओमान ने लैंडिंग परमिशन देने से मना कर दिया और फिर उन्होंने रुख यमन की तरफ मोड़ा। प्लेन में अब सिर्फ 10 मिनट का फ्यूल बचा था, इसलिए बिना परमिशन के लिए ही वो लैंड कर गए। लेकिन इस बार उन्होंने रनवे के साइड में लैंड किया। पायलट ने कहा कि शायद लैंडिंग गियर को इससे नुकसान पहुंचा होगा, इसलिए वो जांच के लिए नीचे उतरा। नीचे उसे एक यमन की सिक्योरिटी के लोग मिले, जिससे उसने कहा कि वो प्लेन को यमन से दोबारा टेक ऑफ ना करने दे। इस बातचीत को हाईजैकर्स ने देख लिया और पायलट के प्लेन पर लौटते ही उसे गोली मार दी गई। अब को पायलट को कॉकपिट में लाया गया और प्लेन को अब सोमालिया की तरफ ले जाने का ऑर्डर हुआ। प्लेन सोमालिया के मोगादिशु में लैंड हुआ और सोमाली प्रेसिडेंट से अब वेस्ट जर्मनी की सरकार ने बातचीत करके ऑपरेशन कैरी आउट करने की परमिशन दी। GSG-9 की 2 टुकड़ियां 17 तारीख को 11:44 और शाम के 5:30 बजे तक सोमालिया पहुंच गईं। हाईजैकर्स भी अब तंग आ चुके थे और उन्होंने अब फ्लाइट के पैसेंजर्स को रस्सी से बांधना शुरू कर दिया और ये मैसेज दिया गया कि अब वो ब्लास्ट करने वाले। घबराकर वेस्ट जर्मनी के नेगोशिएटर्स ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि उनकी डिमांड्स मान ली गई हैं और वो मोगादिशु में ही उनके प्रिजनर्स को लाने वाले हैं। हाईजैकर्स ने कैलकुलेट किया कि उन्हें वहां से लाने में 7 घंटे का वक्त लगेगा और वेस्ट जर्मनी को 7 घंटे की डेडलाइन भी दी गई। ये सब एक ब्लफ था ताकि थोड़ा और टाइम GSG-9 को मिल सके और उनका प्लान काम कर गया। रात के 12:05 पर GSG-9 के कमांडोज ब्लैक यूनिफॉर्म में प्लेन्स की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने रनवे पर एक बॉम्ब प्लांट किया ताकि हाईजैकर्स का ध्यान उस तरफ बढ़ सके। जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ, इन कमांडोज ने प्लेन के अंदर फ्लैशबैंग्स फेंक दिए जिससे कि हाईजैकर्स को दिखना बंद हो जाए। उन्होंने जल्दी प्लेन का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। वो हिलनिगन यानी झुक जाओ चिल्लाते हुए अंदर घुसे और उन्होंने सबसे पहले नादिया को गोली से भून दिया। इसके बाद कॉकपिट में बैठे अगाचे को गोली लगी, फिर वाबिल को। तीनों की मौके पर मौत हो गई और सुहेला को सिर्फ चोट आई थी, जिस वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को सिर्फ 7 मिनट में पूरा कर लिया गया और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 1 कमांडो और 4 पैसेंजर्स को चोट आई थी। सबसे अच्छी बात यह रही कि पूरे ऑपरेशन में पायलट के सिवाय एक भी आदमी नहीं मारा गया। इस ऑपरेशन का असर सिर्फ ये नहीं था कि उन पैसेंजर्स की जान बच गई, बल्कि इससे हुआ ये कि RAF को भी समझ आ गया कि वो अब अपने लीडर को कभी नहीं छुड़ा सकते, जिस वजह से धीरे धीरे उनके अटैक्स कम होते गए और 1998 आते आते ये ग्रुप पूरी तरह से खत्म हो चुका था। RAF की कहानी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कोल्ड वॉर से जुड़ी है। वेस्ट जर्मनी अमेरिका और बाकी वेस्टर्न फोर्सेस के साथ माना जाता था, जबकि ईस्ट जर्मनी पर सोवियत यूनियन का कब्जा था। इसीलिए RAF एक तरह से वेस्ट जर्मनी के कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहा था। उन्होंने कई बिजनेसेस और पॉलिटिशियंस को अपने मिशन के दौरान शहीद किया था। RAF का कमजोर होना कोल्ड वॉर की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, जिसने काफी हद तक वेस्ट जर्मनी में शांति स्टैब्लिश की और बाद में तो हम जानते हैं कि दोनों जर्मनी 1990 में एक हो गए थे। इसके बाद से RAF का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से कम हुआ। क्या आप और किसी हाईजैकिंग की कहानी भी जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।